चौधरी झुंझलाकर बोले, मैंने अनुशासन की बात की थी, रोटी की नहीं। मदन सिंह ने मासूमियत से अपनी प्लेट में थोड़ा सा चावल डाला और हकलाते हुए बोला, मदन सिंह, आ अंकल, पा पेट में डिसिप्लिन होगा तभी तो बाहर भी डिसिप्लिन आएगा ना। बस 3 प्लेट और खा लूं, फिर मेरी हकलाहट भी खत्म हो जाएगी और मैं ठीक से सवाल भी पूछ सकूंगा। इंस्पेक्टर चौधरी के चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। इतनी देर रुका तो ड्यूटी के लिए लेट हो जाऊंगा। अब उनका संदेह लगभग खत्म हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि यह लड़का जितना सीधा है उतना ही सच्चे दिल का भी है। उन्होंने अपनी कैप उठाई और ड्यूटी के लिए निकल गए। उनके जाते ही खाने की मेज पर फिर ठहाके गूंजने लगे। पूरी रात ड्यूटी करने के बाद अगली सुबह नाश्ते की मेज पर फिर इंस्पेक्टर चौधरी से मुलाकात हुई। लेकिन आज का माहौल पिछली रात जैसा हल्का फुल्का नहीं था। उनके शब्दों में सख्ती थी। वे पुलिस की वर्दी में थे, मगर बातें किसी बड़े भाई और अनुभवी गुरु की तरह कर रहे थे। उन्होंने चारों लड़कों की तरफ देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर चौधरी, देखो लड़कों, पुलिस की वर्दी पहनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कल से तुम्हारे दस्तावेजों की जांच शुरू होगी। जिसके कागजों में कोई कमी या आपत्ति हो, उसे तुरंत दूर करना होगा। उन्होंने कुछ पल रुककर सबकी आंखों में देखा। अगर तुममें से किसी के मन में यह भ्रम है कि मेरे पद का फायदा मिलेगा, तो अभी निकाल दो। खासकर तुम, अहमद। अहमद ने नजरें झुका ली। इंस्पेक्टर चौधरी आगे बोले, हाँ, जब तुम अपनी मेहनत से हर चरण पार कर लोगे, तब पुलिस अधिकारी का बेटा होने के नाते इंटरव्यू में कुछ अतिरिक्त अंक मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले सब कुछ अपनी योग्यता से पास करना होगा। फिर उन्होंने मदन सिंह की तरफ इशारा किया। इंस्पेक्टर चौधरी, आज से तुम इन सब के फिजिकल इंस्ट्रक्टर हो। दौड़, लंबाई, सीने की माप और शारीरिक परीक्षा की तैयारी करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मदन सिंह ने मुंह में निवाला दबाए ही गर्दन हिला दी। मन ही मन उसने सोचा, इतना दौड़ाऊंगा कि इन सब के फेफड़े बाहर आ जाएंगे। अब इंस्पेक्टर चौधरी की नजर शाहसवार पर गई। इंस्पेक्टर चौधरी, शाहसवार, तुम कानून के विद्यार्थी हो। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। शाहसवार ने गंभीरता से सिर झुकाकर अपनी सहमति जताई। फिर उन्होंने अहमद की तरफ देखा। इंस्पेक्टर चौधरी और अहमद, तुम्हारा काम सबसे आसान है। जो कहा जाए वही करना है। अपना दिमाग लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। और जब तक भर्ती की पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती, तुम्हारी बाइक चलाना बंद। अहमद का चेहरा तुरंत उतर गया। अहमद, बड़बड़ाते हुए आज सच में लग रहा है कि अब्बा इंस्पेक्टर हैं। अब इंस्पेक्टर चौधरी ने जोसेफ की तरफ रुख किया। इंस्पेक्टर चौधरी, जोसेफ, तुम कम बोलते हो, लेकिन तुम्हारी नजर बहुत तेज है। तुम इन सब पर नजर रखोगे। कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन आलस कर रहा है, हर रात मुझे उसकी गुप्त रिपोर्ट दोगे। उन्होंने चाय का एक घूंट लिया और आखिरी बात कही। इंस्पेक्टर चौधरी, याद रखना, सबसे पहले लंबाई और सीने की माप होगी। उसके बाद दौड़, फिर लिखित परीक्षा और सबसे आखिर में इंटरव्यू। इन चारों पड़ावों को तुम्हें अपनी मेहनत से पार करना है। मेज पर बैठे चारों युवकों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे। उनके बीच ऐसा रिश्ता बन चुका था जिसमें एक की जीत सबकी जीत थी। उसी समय मदन सिंह ने चुपके से एक और रोटी उठाई।
लेकिन इस बार जोसेफ की तेज नजरों से वह बच नहीं पाया। जोसेफ ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी डायरी की ओर इशारा किया, मानो कह रहा हो, पहली गुप्त रिपोर्ट तैयार हो रही है। अपनी जिम्मेदारियां बांटने के बाद इंस्पेक्टर चौधरी कुर्सी से उठे, कैप ठीक की और गंभीर चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकल गए। लेकिन जल्दबाजी में अपना मोबाइल फोन मेज के कोने पर ही भूल गए। जैसे ही उनके कदमों की आहट दूर हुई, कमरे का पूरा माहौल बदल गया। मदन सिंह, जो अब तक बड़ी मुश्किल से खुद को रोककर बैठा था, अचानक रोटियों पर टूट पड़ा। उसने एक हाथ में एक साथ 3 रोटियां उठा ली, दूसरे हाथ से चावल अपनी प्लेट में खींच लिए और सालन का कटोरा भी अपनी तरफ सरका लिया। शाह सवार, अरे ओ लाले, आराम से खा, चौधरी साहब अभी यहीं कहीं होंगे। लेकिन मदन सिंह कहाँ सुनने वाला था। मदन सिंह, त तो मैं क्या करूं? इतना कहकर उसने फिर मुंह में बड़ा सा निवाला ठूंस लिया। उधर अहमद ने शरारत करते हुए जोसेफ की प्लेट से गोश्त का एक टुकड़ा चुरा लिया। जोसेफ ने तुरंत उसकी कोहनी में हल्की सी कोहनी मारी। अब खाने की मेज पर मानो छोटी सी जंग छिड़ गई थी। शोर इतना बढ़ गया था जैसे लंबी हड़ताल खत्म होने के बाद लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। उसी समय इंस्पेक्टर चौधरी को अपना मोबाइल याद आया। वे बिना कोई आवाज किए वापस कमरे में दाखिल हुए। सामने का नजारा देखकर वे कुछ पल के लिए ठिठक गए। मदन सिंह के दोनों हाथ खाने से भरे हुए थे और उसका मुंह भी ठूंसा हुआ था। अहमद और जोसेफ एक दूसरे से प्लेट छीनने में लगे थे और शाह सवार दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े बैठा था। जैसे ही सबकी नजर इंस्पेक्टर चौधरी पर पड़ी, पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। जिसके हाथ जहां थे वहीं ठहर गए। मदन सिंह ने जल्दी जल्दी निवाला निगलने की कोशिश की, लेकिन वह गले में अटक गया। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज साफ सुनाई देती। इंस्पेक्टर चौधरी ने न किसी को डांटा, न गुस्सा किया। वे चुपचाप मेज तक आए, अपना मोबाइल उठाया और एक एक करके चारों लड़कों के चेहरे देखने लगे। जब उनकी नजर मदन सिंह के फूले हुए गालों और रहमत के शरारती चेहरे पर पड़ी, तो वे खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अगले ही पल पूरे कमरे में जोरदार ठहाके गूंज उठे। अगले दिन आसमान में उजाला पूरी तरह फैला भी नहीं था कि मदन सिंह ने पूरे घर को सिर पर उठा लिया। वह एक एक करके सबके कमरों में घुसा और सबके कंबल खींच डाले। मदन सिंह, उठो ओए शहजादो, सूरज निकलने वाला है, पहले भगवान को याद करो। आज उसकी आवाज में वह नरमी बिल्कुल नहीं थी जो खाने की मेज पर रोटी मांगते समय होती थी। मदन सिंह, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, तुम्हारी हड्डियां बोलेंगी। 10 मिनट बाद चारों पास के मैदान में खड़े थे। मदन सिंह ने अपनी कमीज उतारकर कंधे पर तौलिया डाल लिया था। सुबह की पहली किरणों में उसकी गठीली मांसपेशियां चमक रही थी। मदन सिंह, आज पता चलेगा कि भरपेट खाने का फायदा क्या होता है। कल मेरे खाने पर हंस रहे थे ना तुम लोग? उसने जोर से आवाज लगाई। मदन सिंह, चलो सब पुशअप्स लगाओ, तुम सबको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसने सबको जमीन पर लेटा दिया और खुद उनके बीच इंस्ट्रक्टर की तरह टहलने लगा। वह शाह सवार के पास जाकर गरजा, मदन सिंह, ये क्या कर रहे हो, सूखी हड्डी, थोड़ा जोर लगाओ। तुम्हें लगता है कि सारी अक्ल सिर्फ किताबों में होती है? नहीं भाई,
ताकत भी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मेरी तरह खाते तो आज ये हालत न होती। शाह सवार के हाथ कांपने लगे थे। बाजुओं में जान नहीं बची थी, लेकिन मदन सिंह जरा भी नरमी दिखाने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद उसने सीटी बजाई। मदन सिंह, बस अब दौड़ शुरू करो। फिर उसने जोसेफ की तरफ देखा। मदन सिंह, जोसेफ, पैर ऐसे उठा रहे हो जैसे मक्खन पर चल रहे हो, थोड़ा जोर लगाओ। शाह सवार हांफते हुए रुकने लगा तो मदन सिंह ने उसका कंधा पकड़कर फिर दौड़ने पर मजबूर कर दिया। मदन सिंह, ओए हड्डी, रुकना मत। तुम्हारी दिक्कत यही है कि तुम लाइब्रेरी की हवा खाते हो। कभी 1 किलो गोश्त खाया होता तो आज फेफड़े जवाब न देते। शाह सवार हांफते हुए बोला। शाह सवार, भाई, इंसानी शरीर मशीन नहीं होता। उसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संतुलन चाहिए। मदन सिंह ने तुरंत बात काट दी। मदन सिंह, अपनी ये किताबी बातें तब करना जब मैं तुम्हारी क्लास में आऊंगा। यहाँ सिर्फ 2 बातें होंगी, या तो कसरत या फिर खाना। तीसरी कोई बात नहीं चलेगी, समझे? तीनों ने मुंह बनाकर हामी भर दी। दौड़ शुरू हुई। मदन सिंह केवल 6 मिनट में फिनिश लाइन पार कर चुका था, जैसे उसे जरा भी थकान न हुई हो। अहमद बिना कोई आवाज निकाले 6 मिनट 30 सेकंड में पहुंच गया। उसका स्टैमिना कमाल का था। लेकिन जोसेफ और शाह सवार 8 मिनट बाद भी दौड़ पूरी नहीं कर सके। दोनों थककर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें देखकर मदन सिंह जोर से हंस पड़ा। जब चारों पसीने से तरबतर घर पहुंचे, तब इंस्पेक्टर चौधरी नाश्ते की मेज पर अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने चश्मे के ऊपर से चारों की हालत देखी और मुस्कुराकर पूछा। इंस्पेक्टर चौधरी, हाँ भाई, मदन सिंह, क्या रिपोर्ट है? मदन सिंह ने सीना चौड़ा करके जवाब दिया। मदन सिंह, चौधरी साहब, मैं और रहमत तो दौड़ पास कर लेंगे, लेकिन ये दोनों मेमने दौड़ते कम हैं, खेलते ज्यादा हैं। इंस्पेक्टर चौधरी मुस्कुराए और शाह सवार व जोसेफ की तरफ देखने लगे। इंस्पेक्टर चौधरी, शाह सवार, किताबें तुम्हें लिखित परीक्षा तो पास करा देंगी, लेकिन मैदान में मदन सिंह ही तुम्हारा गुरु है। इसकी बात मानो, वरना वर्दी पहनने का सपना भूल जाओ। जोसेफ ने चुपचाप अपनी डायरी निकाली और लिख दिया। हम मेमने नहीं हैं, लेकिन रनिंग टेस्ट के लिए अभी बहुत मेहनत करनी बाकी है। नहा धोकर और तरोताजा होकर चारों दोस्त कमरे में इकट्ठा हुए। मेज पर किताबों का ढेर लगा था। शाह सवार ने चश्मा नाक पर टिकाया हुआ था और हाथ में अलमारी से निकाली हुई एक पतली सी छड़ी थी। वह पूरी गंभीरता से बोला। शाह सवार, बैठ जाइए सब लोग। अब यहाँ से मेरी हुकूमत शुरू होती है। मदन सिंह ने लंबी जम्हाई ली और कुर्सी पर ढेर हो गया। मदन सिंह, ओए शाह, इन किताबों को देखकर ही मुझे नींद आने लगी है। थोड़ा आराम नहीं कर लेते? शाह सवार ने जोर से छड़ी मेज पर मारी। आवाज सुनते ही मदन सिंह की नींद उड़ गई। शाह सवार, सबसे पहले ये बताओ, ये ओए क्या होता है? क्लास में मुझे सर कहकर बुलाया जाएगा। अहमद ने तुरंत पूछा। अहमद, हमें भी? जोसेफ भी मुस्कुराकर बोला। जोसेफ, या ये हुक्म सिर्फ मदन सिंह के लिए है? दोनों ने एक साथ हंसते हुए कहा। दोनों, जी सर। शाह सवार ने मदन सिंह की तरफ देखा। शाह सवार, क्यों? तुम्हें अलग से चिट्ठी लिखनी पड़ेगी क्या? मदन सिंह ने हाथ जोड़ लिए। मदन सिंह,
डर गए मास्टर जी। शाह सवार ने छड़ी घुमाते हुए कहा। शाह सवार, इंसान और जानवर में यही फर्क होता है कि इंसान अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है, लेकिन जिस तरह तुम सिर्फ खाने पर टूट पड़ते हो, मुझे तो तुम पूरे के पूरे जंगली जानवर लगते हो। मदन सिंह ने तुरंत जवाब दिया। मदन सिंह, जानवर कह लो, कोई बात नहीं, लेकिन ये अंग्रेजी वंग्रेजी मत बोला करो। और रही अंग्रेजी की बात, तुम्हारी दौड़ भी तो वैसी ही है जैसी मेरी अंग्रेजी। अहमद जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। शाह सवार ने घूर कर देखा तो वह तुरंत चुप हो गया। शाह सवार ने गंभीर स्वर में कहा। शाह सवार, लाला जी, चूंकि आपको नींद आ रही है और कसरत बहुत पसंद है, इसलिए आपके लिए मेरे पास भी एक कसरत है। इससे पढ़ाई भी याद हो जाती है। चलो, मुर्गा बनो और सामने किताब रखकर पूरा पाठ याद करो। मदन सिंह की आंखें हैरानी से फैल गईं। मदन सिंह, क्या मैं और मुर्गा बनूं? मास्टर जी, सुबह का बदला ले रहे हैं ना? शाह सवार ने बिल्कुल सपाट आवाज में कहा। शाह सवार, बदला? और मैं? कैसी बातें करते हो? मैं तो बस एक सूखी हड्डी हूं ना। मुझे तो सिर्फ खाने की जरूरत होती है। दुनिया में और कोई काम ही नहीं है। अब बिना बहस किए मुर्गा बनो, और जब तक पूरा सबक याद न हो जाए, खड़े मत होना। समझे? मदन सिंह बड़बड़ाता और हकलाता हुआ नीचे झुका। उसने अपने कान पकड़े और मुर्गा बन गया। उसकी भारी भरकम काया के लिए यह सजा किसी यातना से कम नहीं थी, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने शाह सवार की बात नहीं मानी तो कहीं मास्टर जी उसे लिखित परीक्षा में ही फेल न कर दें।